हो जाए तो नहीं होता। और बाकी इलास्टिसिटी है, और उसमें केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर। टेस्ट का टाइम क्या है? 9:30 पे सभी लोगों का है, 9:30 शाम में। ठीक है, चलो देखिए थर्मोडायनेमिक्स में हमने स्टार्ट किया था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसमें मैंने कुछ लिखा था नहीं, कुछ है कि नहीं? चल, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे इन विच a molecule or particle can exchange heat। जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो हम हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। heat to its surrounding will be the degree of freedom या डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ, यानी ये कह रहा है कि ऐसे सभी इंडिपेंडेंट तरीके, इंडिपेंडेंट वे का मतलब जो किसी एक दूसरे पर डिपेंड न करता हो, जिसमें कोई सा भी मॉलिक्यूल क्या करता हो, अपने सराउंडिंग से हीट का क्या करता हो, एक्सचेंज करता हो, उसे ही हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। क्लियर? सौम्या गुप्ता क्लास में हो? सौम्या गुप्ता नहीं है? क्यों भाई? सौम्या गुप्ता दिख रही, रिप्लाई करो बेटा। सौम्या गुप्ता स्पीकर ऑन करके बोलो, आप क्लास में क्यों नहीं आए? गलत बात सर तबीयत नहीं सही था इसीलिए। है। तबीयत सही रखो, तबीयत ठंडक है, तबीयत ऐसे रही कैसे काम चलेगा तुम लोगों को? देखो, अब ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पर, आप कह सकते हो दी कैन बी, पहला यहाँ हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। दूसरा आपका क्या होगा? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और तीसरा हमारा होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इनमें से हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ टेकन अंडर कंसीडर। हम वाइब्रेशनल को यहाँ पर इग्नोर करके चलेंगे, हम ट्रांसलेशनल देखेंगे और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल ये आपके किसकी वजह से आएगा? ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से और रोटेशनल मोशन की वजह से। ठीक है, तो किस मॉलिक्यूल में इनमें से कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम का नंबर कितना होगा, ये हम उस मॉलिक्यूल की एनालिसिस करके देखेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ पर हम लोग इसको चेक करेंगे।
अच्छा ये बताओ ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? कौन बताएगा कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? फिजिक्स में आप पढ़ते हो। हाँ जी। स्ट्रेट लाइन पे सीधे सीधे क्या? हाँ, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा हो स्ट्रेट लाइन पर तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे आप ढंगो, ढनकना समझते हो, गांव वाले कहते हैं ढनक गए। ठीक। तो ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब ये होता है कि किसी भी पार्टिकल में अगर ट्रांसलेशनल मोशन आ रहा है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट होता नजर आएगा। तो समझ जाइएगा कि उसमें क्या हो रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। यानी सेंटर ऑफ मास मूव करना चाहिए, तभी उसमें ट्रांसलेशनल मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां पर आप देखिए, अगर हम बात करते हैं कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, तो आप यहां पर बोलोगे इट इज ड्यू टू इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ, या आप कह लो, चलो लिख सकते हो, इट इज ड्यू टू इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल एज आ होल, पूरा पूरा, और मूवमेंट ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। चाहे आप ऐसे समझ लो और चाहे आप ऐसे, यदि पूरा पूरा मॉलिक्यूल दौड़ रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी दौड़ रहा होगा। ठीक है, पोजिशन चेंज हो रही होगी। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी वजह से होता है। अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास अगर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा जाए तो आप ये जानते हो कि अगर ये मान लो पार्टिकल है आपका, चाहे वो जैसा पार्टिकल हो, सिंगल एटम का हो, दो एटम का हो, कई एटम का हो, इट डजेंट मैटर, ये आपका इंडिपेंडेंटली कहां पर, देखो, आप कह सकते हो वाई पर भी जा सकता है इंडिपेंडेंटली, हमारा एक्स पर भी मूव कर सकता है, हमारा जेड पर भी जा सकता है। अगर ये पार्टिकल इस पर चल रहा हो तो क्या यहाँ से कोई विरोध इस पर होगा? भाई चाहे एक्स कोऑर्डिनेट पर चला जाए, चाहे वाई चला जाए, और चाहे, तो तीन ही कोऑर्डिनेट तो है जिस पर ये इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, आ जा सकता है। और आए जाएगा तो निश्चित तौर पर अपने सराउंडिंग से क्या करेगा, हीट को एक्सचेंज कर सकता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन अगर देखा जाए किसी भी पार्टिकल के पास तो वो कितना होगा, यानी तीन कोऑर्डिनेट पर फ्रीली ये ट्रेवल कर सकता है या मूव कर सकता है। तो ऐसा अगर यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं क्या, एनी पार्टिकल चाहे जो कैन शो ट्रांसलेशनल मोशन एट all the three coordinates x, y, z independently. That means they have three translational degree of freedom.
यानी किसी भी मॉलिक्यूल के पास, चाहे वो मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो, पॉली एटॉमिक हो, उसके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या हो, 3 हो। जैसे मैं खुद को ले लूं, तो मैं या तो ऐसे चला जाऊंगा, मूव करूंगा, या तो मैं ऐसे ऐसे चलूंगा, और या मैं क्या करूँ दूसरी तरफ चलूं। तो 3 ही कोऑर्डिनेट तो मेरे लिए है। तो 3 कोऑर्डिनेट पर इंडिपेंडेंटली ये पार्टिकल क्या कर सकता है, मोशन रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसीलिए इसका जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी के भी पास होगी, वो कितनी होगी आपकी, 3 होगी। ठीक है। रोटेशनल हमारा चेंज करेगा, रोटेशनल की वैल्यू डिफर करेगी। नेक्स्ट चले, देखो दूसरा हम लोग कैसे समझेंगे, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल, आप जान रहे हो कि रोटेशन की बात कर रहा है, तो रोटेशन में आपको उसके अंदर कोई ना कोई एक्सिस फिक्स करनी होगी, जिसके अराउंड आप उसको क्या करोगे, रोटेट करोगे। भाई ये चीज है, इसके अराउंड क्या करेंगे आप, रोटेट करोगे। ठीक है। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोई एक कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, जो कि एक्सिस का काम करेगा। तो इसमें जब हम रोटेशन की बात करेंगे, तो देखो उसको कैसे समझेगा। देखो इसके लिए हम लोग बात करेंगे कि वो सिस्टम आपका कहीं ऐसा तो नहीं कि मोनो एटॉमिक हो। मोनो एटॉमिक में आप एग्जांपल ले सकते हो इसका, हीलियम हो गया, नियान हो गया, अर्गान हो गया। तो अगर इसमें आप देखो, तो अगर यहाँ पर आपका वो है पार्टिकल, और आपने कहा कि ये मैंने एक्सिस बना दिया एक्स, तो बताओ इसको रोटेट कर पाओगे अब किसी के अलावा, भाई आपने ऐसे डाल दिया इसमें, तो अब ये सिंगल ही है तो रोटेट कैसे करेगा इसको, इससे कोई और जुड़ा होता तो ऐसे ऐसे क्या करते, तुम्हारे। तो इसका मतलब यहाँ पर मोनोएटॉमिक सिस्टम में रोटेशन तो पॉसिबल भाई, सिंगल एटम है उसी के अंदर ऐसे ऐसे मैंने डाल दिया, तो अब कैसे घुमाओगे, वो स्पिन कर सकता है, लेकिन रोटेशन ऐसे ऐसे नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें देखा जाए कि एक्सिस ऐसे पास कर गई, अगर इसको मैं मान लूं कि ये रोटेशनल एक्सिस है, तो क्या इसके एलांग घुमा पाओगे अब इसको, नहीं। तो इसके एलांग ही नहीं घूमेगा। इसका मतलब यहाँ पर मोनो एटॉमिक सिस्टम के लिए जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, वो हमेशा क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्या कर लेते हैं, अब डाई एटॉमिक के लिए देखिए, डाई एटॉमिक में क्या होगा। तो उन्होंने कहा साहब कि कोई एग्जांपल ले लो आप, तो आपने कहा H2 हो सकता है, बोलो, आपका HCl हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसकी हम बात करें कि इसमें क्या होगा, तो आपने कहा यहाँ पर मामला बन सकता है। जैसे मान लिया जाए कि इस पर आपने क्या रखा, डाई एटॉमिक सिस्टम दिया, डाई एटॉमिक में आपने सपोज करो कि ये आपका जो है डाई एटॉमिक सिस्टम था, मान लो ऐसा, ये ठीक।
इस तरह। और आपने क्या किया है कि इसमें एक कोऑर्डिनेट को तो आपने एक्सिस बना दिया। मान लो हम इसको ले लेते हैं, सपोज दैट इसके बीच से हमने ये वाली, इसको क्या मान लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दो कोऑर्डिनेट पर क्या करेगा ये भाई, इसके अलावा तो घूमेगा नहीं, तो हमने ऐसे कर दिया, बाकी क्या करेगा। तो अगर आपका डाई एटॉमिक सिस्टम है, आपने इस तरह लिया है, तो डाई एटॉमिक सिस्टम में हमारा जो है जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा सर सर वॉइस थोड़ा धीमे आ रही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और किसी को, और कोई बताओ भाई कि आवाज कम जा रही किसी को। हाँ सर, स्लो आ रही है आवाज। एक बार मैं, हाँ जी क्या? सौम्या बोलो तुम। सर स्लो है वॉइस। स्लो है? हाँ सर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अभी बताओ थोड़ा सा। हेलो सर थोड़ी तेजी है, है? थोड़ा ही हुआ है तेज। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सर अब आ रही है हमें। हाँ तुम्हें आ रही है, बाकी को नहीं आ रही। चलो, तो यहाँ आपने डाई एटॉमिक सिस्टम लिया, तो एक एक्सिस जहां पर ये बनाओगे उसके अलाउंस जब इसको मूव कराओगे, तो मान लिया कि जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी को भी एक कोई ले लो, कोई भी बना लो, चाहे जो बना लो आप। मान लो इसको एक्सिस बना दिया, तो दो कोऑर्डिनेट पर तो इसका रोटेशन हो जाएगा। लेकिन जिसके अलोंग आपने लिया है मॉलिक्यूल को, उसके अलोंग रोटेशन, तो इसका मतलब डाई एटॉमिक के केस में जो रोटेशनल होगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो हमेशा क्या होगा, दो होगा, दो एक्सिस के। तो रटना नहीं है आपको, बस खाली ऐसे अगर समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद डाई एटॉमिक के बाद अब हमारे पास क्या आता है, अगला आता है हमारे पास तीसरे नंबर पर। हमने कहा अगर वो सिस्टम आपका पॉली एटॉमिक हो, ठीक, तो पॉली एटॉमिक का दो केस देखेंगे आप। पॉली एटॉमिक में आप दो प्रकार के मॉलिक्यूल देखेंगे। एक देखेंगे लीनियर, जैसे फॉर एग्जांपल CO2। CO2 कैसा होता बताओ, ऐसे तो होता है, लीनियर है। और दूसरा होगा आपका नॉन लीनियर, जैसे आप देखते हो SO2। SO2 कैसे दिखाएंगे आप, ऐसा दिखता है, ठीक। तो आप हमेशा ध्यान रखो, जो लीनियर होगा इसके लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपने डाई एटॉमिक का देखा था। कितना, दो। लेकिन जब नॉन लीनियर पे आओगे इसके लिए, तो जो आपका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एनी डाउट किसी को, कैसे 3 हो जाएगा? देखो कैसे 3 हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आपने इसको ऐसे बना दिया, आप चाहे जो एक्सिस आप बना लो उसके अलग घूम सकता है। ऐसे करोगे इसके अलग पूरा पूरा घूमेगा, ऐसे करोगे इसके अलग पूरा पूरा घूमेगा। इसका मतलब 3D में जब देखोगे तो एक्सिस चाहे एक्स के अलग बनाओगे तो वो दोनों एक्स के अलग भी घूम सकेगा, वाई और जेड पर तो घूमेगा घूमेगा। यानी नॉन लीनियर में रोटेशनल मोशन हर एक कोऑर्डिनेट पर क्या होगा, इसमें पॉसिबल होगा, घुमा सकते हैं। कब, अगर मॉलिक्यूल कैसा है,
नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब उसमें लीनियरिटी ना पाई जाए। क्लियर? तो SO2 में आपका अब यहां पर बताओ कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर? अब समझो, जैसे बात किया जाए कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर यहां पर हम बात करेंगे वाइब्रेशनल, मैंने कहा कि हम ध्यान नहीं देंगे वाइब्रेशनल पर, क्योंकि उसको हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में नहीं लाते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ और सिर्फ कहां अप्लाई होती है? मैक्रोस्कोपिक पर, यानी जो जिसका एक्सपीरियंस हम लोग बिना माइक्रोस्कोप के कर सकते हैं। जैसे अभी कह दिया जाए कि थर्मोडायनेमिक्स को पैरामीशियम पर लगा दे, लगेगा उसके नियम? नहीं। क्यों? क्योंकि पैरामीशियम हमारा माइक्रोस्कोपिक नहीं है, वो कैसा है? माइक्रोस्कोपिक। क्लियर? तो अब यहां हम बात करते हैं कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमने कहा चलो, पहला आपने कहा मोनो एटॉमिक, इसके लिए तो आपने कहा इसके लिए क्या होगा? 3 + 0 कितनी? 3। क्यों भाई 3 + 0? क्योंकि ट्रांसलेशनल तो 3 है, लेकिन रोटेशनल इसमें क्या था? 0 था। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं डाई एटॉमिक का केस, तो यहां बताओ कितना होगा? 3 + कितना हो गया था? 5। 3 कौन सा? ट्रांसलेशनल। 2 कौन सा? रोटेशनल। इसका एग्जाम्पल भी लिखते चलो, O2 N2 H2, इस तरह से। इसका क्या हो जाएगा? He Me आर्गन। इस तरीके। अगर आपसे कह दिया जाए पॉली एटॉमिक में, तो मेन तो हमारा यही है, ठीक है, याद करना यही है। पहला हमने कहा लीनियर। लीनियर के लिए बोलो क्या होगा? 3 + 2 यानी 5। और अगर कह दिया गया नॉन लीनियर, तो इसके लिए 3 + 3 = कितना? 6 हो जाएगा। एनी डाउट? इसका एग्जांपल अभी बताया हूं, CO2। इसका एग्जांपल SO। तो क्या अब आप मॉलिक्यूल को देख करके डिग्री ऑफ फ्रीडम का अंदाजा लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो? अगर आप लगा ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा सकते हैं तो और अच्छी बात है? हाँ। अब इससे और बढ़िया हम आपको नहीं समझा सकते। बहुत सिंपल सा तरीका आपको मैंने बताया कि कैसे करें। अब देखो, यहां पर हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक, सॉरी, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर डिफरेंट पार्टिकल। देखो, ये हम जानते हैं 2 प्रकार की, सीबी और बताओ सीपी, कराया था मैंने। और यहां पर आपको ध्यान रखना है वो क्या, कि जो आपका मेयर इक्वेशन होता है सीपी - सीबी = आर, इसके लिए फॉर 1 होल, ठीक है। और अगर मान लो यहां एनआर भी लिख सकते हो आप, तो अगर एन की वैल्यू आप ऐसे कर लो, इफ n = 1 देन सीपी - सीबी = आर। इसको हम लोग कहते हैं क्या? मेयर इक्वेशन। आप किसी भी पार्टिकल के लिए आपको सीपी और सीबी कैलकुलेट करा सकता है, यहां पर उसका तरीका मैं आपको यहां बता रहा हूं। दूसरा एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि दोनों
मोलर हीट कैपेसिटी का जो रेशियो होता है सीपी बाई सीवी, वो हमारा क्या होता है, गामा। सीपी अपान सीवी का जो मान होता है वो गामा होता है। कभी कभी गामा पूछा जाता है। कुछ पूछ रहे हैं आप? अभी आवाज मिल रही है? बोलो बच्चों। हाँ सर, मिल रही है। ठीक, सबसे अच्छी बिटिया कौशकी है? तुरंत रिप्लाई, बाकी तो सोवत है। सर वो n इज इक्वल टू क्या लिखे हैं? n इक्वल टू 1 बेटा। जैसे सीपी माइनस सीवी इक्वल टू n इंटू आर होता है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। हमने कहा n अगर 1 मोल हो जाए तो सीपी माइनस सीवी बराबर आर, और सीपी बाई सीवी का जो मान होता है वो गामा होता है। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे। अब देखो, मेयर इक्वेशन है वो आपका, ठीक है? यहां पर अगर हम लोग बात ये करें क्या कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से सीपी और सीवी इनको सबको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल देख करके हम तुरंत बता देंगे इसका क्या था। देखो, नोट करके यहां करेंगे। जो सीवी की वैल्यू होती है वो होता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू आर बाई 2, समझे? ये होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब सीपी सीवी और ये सब सारे रिलेशन हम लोग सबके लिए निकालेंगे। देखो, पहला एप्लीकेशन मैंने कहा कि अगर वो मोनो एटॉमिक हो, मान लो वो मोनो एटॉमिक सिस्टम हो, तो इसका जो सीवी होगा वो क्या होगा, सीवी क्या होगा? तो आपने कहा कि इसके पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा था 3, तो 3r बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। r क्या है? गैस कांस्टेंट। ठीक। अब इन्होंने कहा सीपी क्या होगा, तो आपने अभी लिखा था कि देखिए पहला ये आ गया, दूसरा रिलेशन देखो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, आर प्लस सीवी। यहां आप निकाल चुके हो सीवी, तो सीपी की वैल्यू क्या होगी, आर प्लस 3r बाई 2, यानी 5r बाई 2। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? 5r बाई 2 फार्मूला यूज होता चला गया। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि सीपी बाई सीवी की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, तो आपने कहा कि जो सीपी था वो हमारा कितना था, 5r बाई 2, और अपान क्या कर देंगे, 3r बाई 2। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, और ये सीधा क्या हो गया, 5/3 हो गया। इसका मतलब 3 कलम 3, 1 4, यानी मोनो एटॉमिक के लिए जो मामा की वैल्यू होगी, मामा, मामा मीन गामा, ठीक है, वो कितना आया, 1.33 हो गया। अब ऐसे ही जरा तुम अन्य के लिए अप्लाई करके निकालो फटाफट, यानी रटना ही नहीं है। अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया तो मोलर हीट कैपेसिटी आपकी फटाफट निकलती चली जाएगी। इसके बाद देखो दूसरा, अगर ये डाई एटॉमिक है, चलो सीवी बोलो, डाई एटॉमिक क्या हो जाएगा, 5r बाई 2। क्यों, डाई एटॉमिक कही तो था टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, 5r बटे 2। आप बोलेंगे सीपी क्या हो जाएगा,
हाँ, आर प्लस 5r/2 यानी 2r और 5 7 हो गया। इसके बाद आपने कहा मामा क्या होंगे, क्या हो जाएगा 7 बटे क्या 7/5 कितना हो जाएगा 5 अगर 5 2 7 और 5 चौका, यही चीज आपको रटा दिया जाता है कि डाई एटॉमिक सिस्टम के लिए, डाई एटॉमिक पार्टिकल के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है। कहीं साहब याद रखो 1.4 होता है। कहां से आया कैसे आया ये मालूम नहीं चलता, तो वो आप यहां से क्लियर। अब इसके बाद चलो, क्या यही सारी चीजें हमारे यहां भी यूज होंगी क्या, लीनियर पॉलीएटॉमिक, बोलो हाँ है ना, यही सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी यहां भी। क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 यहां भी हो रही थी, यहां भी हम फटाफट लिख लें क्या, सीवी क्या होगा 5r/2, सीपी क्या होगा 7r/2, मामा क्या होंगे 1.2। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला देखो, हमने कहा नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक, जैसे कि SO2 टाइप का, सीबी क्या होगा बताओ 6r/2 होगा। तो सीपी बनाओ क्या होगा 4r होगा। मामा क्या होंगे, मामा बताओ है जी, गामा 6r/2/4r, तो r से r कट जाएगा यानी 6/8। क्यों एक होगा। आप चाहो तो सीवी यहां पर 3r लिख लो ना, काहे कंफ्यूजियात हो। तो 3r/4r यानी 3/4, और 3/4 में कितना आंसर आएगा, हाँ हाँ 4 से 28 2 30, कहाँ हो 5/, हाँ ये वाला, अरे करके फिर देख लो अगर कंफ्यूज हो रहे हो। 5/3, हाँ ठीक तो है, ये वाला 5/3, 3 के नाम 3 1 4, यार कौन है मेरे भाग कर पड़ेगा, हाँ अच्छा अच्छा, 3 के नाम 3 1 4 हम लिख रहे हैं ना 1.6 सही कर लिया करो बुरा भाग, चमड़े की जुबान है, कभी कभी इधर उधर हो जाती है, बच्चे की जान लोगे क्या। ठीक, तो इस तरीके से आप यहां पर भी आ गए, यानी अब आपको या तो रट्टा मारो और या तो आपको तरीका मालूम कि मोलर हीट कैपेसिटी हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम से कैसे निकालेंगे। ओ, ओ, देखो यहू नहीं ध्यान दिए थे हम लोग 4/3, इसका मतलब हाँ इसका आएगा, सही कह रहे हो यार, 10.75 कहाँ था हुआ 3 के नाम 3। आप बताओ, अब बताओ कि आप गलत हो, 1.33 10.75 नहीं आता कहीं है। लेकिन बायो वाले बच्चे ये सारी चीजें क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं कि मोनो एटॉमिक के लिए क्या होगा, डाई एटॉमिक के लिए क्या होगा, पॉली एटॉमिक के लिए क्या होगा, कुछ नहीं रटना है, सीधा सीधा डिग्री ऑफ फ्रीडम से सीधा निकलना। ठीक, एनी डाउट। तो थर्मोडायनेमिक्स का आपका एक बहुत बड़ा सा पोर्शन हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब हम लोग चलेंगे किस पर, थर्मो केमिस्ट्री पर। थर्मो केमिस्ट्री से फिर मूव करेंगे किस पर,
स्पॉन्टेनिटी कैसे देखी जाती है सिस्टम में, बस टॉपिक खत्म। एनसीईआरटी हमें दीजिए आप थोड़ी सी। एनसीईआरटी में ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है, इसलिए हमने करा दिया कि इससे रटो नहीं। अभी जो थर्मोकेमिस्ट्री है आपकी, एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट इसका देख लीजिएगा। अच्छा, एक रिलेशनशिप आपका इसमें दिया गया है भाई, क्यों? रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीबी फॉर आइडियल गैस करा दें? आप सोचेंगे करा ही दीजिए, काहे छोड़े आप ना, कितने बुद्धिमान है आप। चलो कराई दीजिए। देखो, चलो कर लो, इसका भी डेरिवेशन कर लो। कहाँ से आया? रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीबी, दोनों प्रकार की मोलर हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन होता है, यानी वही मेयर वाला, ठीक, वही लाना है हमको। देखो जैसे आपने ये पढ़ा था कि जो आपका सीपी होता था वो आप कैसे निकालते थे? क्यूपी अपान एन, क्या, एन डी टी, यही बनता था सीपी की वैल्यू, यानी एक्सचेंज मतलब हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, और उसको डिवीजन करते थे किससे? एन डी टी से। क्यों? क्योंकि आपने लिखा था कि क्यूपी इक्वल टू आता था सीपी एन डी टी, ये वाला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। ऐसे ही सीबी भी आप पढ़ चुके हो क्या? क्या पढ़े हैं आप? क्यू बी अपॉन एन डी टी, या एन डेल्टा टी, अगर आप यहां करना चाहो। अभी डिफरेंशियल वाले में चलेंगे, देख लेंगे ऐसे एन डेल्टा टी, या आप कह सकते हो कि क्यू बी इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी, या सी पी, आप जैसा चाहो, जैसा लिखना चाहो तुम्हारी में, ये होता है, ये हमें मालूम। क्लियर? अब देखो यहां पर अगर हम इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी वाले रिलेशन में आए, देखो वी नो दैट H इक्वल्स टू U प्लस P डेल्टा T, ठीक, ये आपको मालूम है। अगर इसको मैं यहाँ डेल्टा लगा दूं, कि आपने कहा साहब स्टेट फंक्शन है, आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे? हमने कहा अच्छा रियल लिख लो आप। तो जो डेल्टा एच था इंथैल्पी, उसे आप क्या लिखते थे? अगर मैं इस टर्म में लेके चलूं, मान लो डी टर्म में लिखे, तो आप क्या लिखोगे? डी क्यू सी लिखेंगे, या आप डायरेक्ट इसको कह लो कि एच इक्वल टू क्या होता है? क्यूपी। यू इक्वल टू डायरेक्ट क्या होता है बताओ? क्यूबी, यही बताया था उस दिन।
तो अगर मैं इनकी बात करूं तो जो हमारा जनरल इक्वेशन है इंथैल्पी का, जनरल इक्वेशन ऑफ इंथैल्पी, अगर मैं सीधा सीधा लिखूं तो H इक्वल्स टू U प्लस T डेल्टा V को क्या मैं N R T लिख सकता हूं? बोलो यार हाँ या ना, देखो बोलो हाँ, लिख सकते हैं। क्लियर? अब यहां पर ध्यान से देखो कि अगर मैं यहां पर N की वैल्यू 1 मान लू, 1 मोल, तो H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? RT। ऐसे लिख सकता हूं। अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये एक इक्वेशन मिल गया मुझे मेरे पास, मैंने इसको लिख लिया E। अब आप क्या करो, डिफरेंशिएट द A विथ रिस्पेक्ट टू T। देखो क्या मिलता है, डी डी टी ऑफ क्या, बोलो, डी डी टी ऑफ क्या, यूपी। एच के स्थान पर मैंने क्या लगा दिया, इसको लगा दिया, इक्वल्स टू क्या, क्या लगा दो इस पर, ये हो जाएगा आपका डी डी टी ऑफ क्यूबी, क्योंकि तो हमने ये मान लिया है इसको, प्लस आर का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, क्या लिखा आपने, डी डी टी ऑफ टी। ये चीज आप कहीं देख रहे हैं, कहीं देख रहे हैं आप, देखो तो ये चीज आपका कैंसिल हुआ, ये अभी आपने देखा कहां पे, अगर मैं N1 मान लू तो इसी का तो फॉर्म है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीपी, अरे डी सीपी या जैसे कहो वैसे लिख लो, सीपी हो गया आपका। इसको क्या लिख सकते हो, कहीं है वहां देखो क्या मिल गया, सीबी, और ये क्या मिल गया आपका, आर। आया नहीं आया, यानी इस तरीके से हमको ये मिल गया। क्लियर? अब अगर इसमें से सीबी को इधर कर दो तो सीपी माइनस सीबी इक्वल टू क्या मिल गया तुम्हें? कोई दिक्कत बता दी, यही मेयर इक्वेशन है। तुम्हारे एनसीईआरटी में थोड़ा सा मान करके डायरेक्ट ऐसे कर दिए हैं, हमने आपको यहां से कोरिलेट करके बताया कि इंथैल्पी वाले से कैसे कर सकते हो डायरेक्ट। सर हाँ सर कल पेपर भेज दीजिएगा ग्रुप पे। ठीक है, किताब में कहीं पर अगर यहाँ क्यूपी के स्थान पे डायरेक्ट एच भी लिखा रहेगा, ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल के फॉर्म में यहाँ ब्रैकेट के नीचे पी लगा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ से कोरिलेट कर लिया है समझाने के लिए। तो इस तरीके से ये भी आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया, इसमें कुछ खास बातें नहीं है। मेजरमेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो मैं करा चुका हूं आपका। अब इंथैल्पी चेंज ऑफ क्या, रिएक्शन,
यानी हम लोग आगे थर्मो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक, सर हाँ मैं आपकी क्लास 2 दिन नहीं कर पाई थी, तो आप बता देंगे एनसीईआरटी पे आप किस पेज नंबर पे हैं? हम इस समय पेज नंबर पर बेटा आ गए हैं। कौन सा पेज नंबर है मुझे खुद नहीं मालूम। ये पेज नंबर पे आ गए 170 बेटा, 170। एनसीईआरटी है तुम्हारे पास? यस सर। हम्म। अब ये डेरिवेशन एनसीईआरटी से ना भी लाने लगना, क्योंकि उसमें डायरेक्ट सीधा सीधा करके दे दिया है। चलिए थोड़ा सा तो कर ही लिया जाए। एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन, यानी अब हमारी स्टार्ट हो गई ब्रांच थर्मो केमिस्ट्री। ठीक है, देखो रिएक्शन में आप क्या देखते हो? रिएक्शन में A प्लस बी गिव्स C, ऐसा कुछ होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अगर मैं इस रिएक्शन का इंथैल्पी जानना चाहूं, डेल्टा आर एच आर, तो आप क्या कहेंगे? समीशन एच प्रोडक्ट इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या, फाइनल माइनस क्या लिखते थे? एच रिएक्टेंट। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आर क्या बनेगा? एच पी माइनस एच ए प्लस एच बी। दिस इज योर enthalpy change during a particular reaction। ठीक, दूसरी चीज देखो, अगर नोट क्या, अगर डेल्टा एच आर या आर एच ये पॉजिटिव होता है, ठीक, पॉजिटिव कब होगा? जब प्रोडक्ट वर्क ज्यादा हो तो पॉजिटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो रिएक्शन कैसा होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। फिर ऊष्मा सोखी, ये क्या है? ऊष्मा सोखी। और अगर डेल्टा आर एच नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा? ये एक्सोथर्मिक। क्लियर? एनी डाउट? बोलो ना ही डाउट। अब देखो इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे सकते। ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट है और इस पर मैंने एनर्जी को लिया है, प्लॉट किया। मान लो ये आपका A प्लस बी है, ये इस पॉइंट पर आकर के एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे। इतनी अमाउंट में एनर्जी इनको एक्सेस में देनी पड़ेगी, इसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहा जाता है। ए और बी आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, उसके बाद बदल जाएंगे इसमें प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट की एनर्जी यहां देखो, इसे डेल्टा एच बोलेंगे। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से क्या है? कम है, तो ये नीचे आया ना नीचे। तो ये प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। ये घटा है और हो सकता है
कि अगर ऐसा हुआ, यहां प्रोडक्ट बना, तो ये क्या होगा, इतना प्लस के फॉर्म में आएगा। ठीक, तो ये कैसा होगा, इंडो। एनी डाउट? तो ग्राफ में आप एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, कल टेस्ट है, उसके बाद चाहे जैसा भी माहौल रहे, आप उड़ करके आए लेकिन अपनी क्लास करने आए, बच्चों को कोई रोकेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आज हम लोगों ने चेक कर लिया कि कोई खोलने पर कोई ऑब्जेक्शन ज्यादा विशेष नहीं हुआ है। वैसे भी बस सब खत्म ही होने वाला है सब मामला। नहीं तो कल क्लास हुई होती तो आज थर्मोडायनेमिक्स क्या हुई होती, खत्म हो जाती। फिर अब इसमें एक महाभारत का टॉपिक है और है इक्विलिब्रियम। चले, टाइम हो गया। हाँ? एक टर्म आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। तो इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से, एच नॉट, इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, तो आप इसको कहेंगे क्या, एट स्टैंडर्ड पैरामीटर। स्टैंडर्ड पैरामीटर कौन कौन सा होता है भाई? प्रेशर, 1 एटीएम, ठीक है, और जो आपका जो टेम्परेचर होगा, मे बी एनी बट रूम। अगर 1 एटीएम प्रेशर पर फिक्स कर दिया जाएगी और उस पर इंथैल्पी चेंज मेजर किया जाए, तो वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, स्टैंडर्ड हो जाएंगे। नॉट से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन। और ये आपका जो होता है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्या है ये? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि फिक्स है, पैरामीटर लगे हैं। कहाँ? टेम्परेचर में लिखा है मे बी एनी, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, बट एट रूम टेम्परेचर, यानी सामान्यतः हम रूम टेम्परेचर पर उसको देखते हैं। प्रेशर कितना होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब भी हम किसी प्रोसेस में मेजर करते हैं तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन का ही हम लोग निकालते हैं। तो नेक्स्ट अगली हेडिंग डाल दो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पी। रिएक्शन में इंथैल्पी के कितने प्रकार हो सकते हैं, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ इंथैल्पी। ऑनलाइन वाले बताइए, छोड़ा जाए कि नहीं अभी? नहीं सर। हाँ देखो, पहला होगा एच नॉट एफ। इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ
फॉर्मेशन। ठीक, दूसरा H0C, इसे कहेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ, इंथैल्पी चेंज कर सकते हैं आप, या इंथैल्पी लिखो, ऑफ कंबस्टन, कंबस्टन जलाया जाता है। ठीक, ढेर सारा आपको मिलेगा। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसको हम लोग H0A से भी दिखा देते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर देखें। इसके बाद आप कह सकते हो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, आप कह सकते हो इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, आप कह सकते हो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कहीं भी इंथैल्पी मेजर कर लो आप। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी के टर्म में या कुछ भी, आपके इसमें एनसीईआरटी में ढेर सारा टर्म दिया गया और होता कुछ नहीं, सबके डेफिनेशन बहुत इजीली और सब पे न्यूमेरिकल आपको करने को मिले। ठीक, तो हम लोग मिलते हैं अगले दिन की कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, खुदा हाफिज।